दीपक सिंह मेडिकल साइंस सेंटर से। एक इम्पोर्टेंट सिम्टम, ये साइन भी बोलेंगे, जो मैक्सिमम डिजीज मिलता है, खास करके इन्फेक्शियस डिजीज में तो मिलता ही मिलता है। क्या है ये फीवर, क्या है पायरेक्सिया? आप मालूम होगा कि हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो फिक्स है, इंटरनल टेम्परेचर, जिसको होम्योथर्मल बोलते हैं। वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो जब भी हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है, क्योंकि वो टेम्परेचर फिक्स है, जितना टेम्परेचर पे मेरा बॉडी वर्क करता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये टेम्परेचर इसलिए है, इस टेम्परेचर पर हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है। अगर फ़ारेनहाइट क्यों लेके चलते हैं अगर बाय द वे, तो 97 से लेकर और 95 डिग्री फ़ारेनहाइट तक घट जाता है, घटते हुए सर्कल में आता है, तो उसको बोलते हैं सब नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं। और बिलो 95 हो जाता है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो इसको लोग हाइपोथर्मिया कहते हैं, हाइपोथर्मिया कहते हैं। और अगर सपोज दैट 99.4 डिग्री फ़ारेनहाइट ये मैक्सिमम हो जाता है, इससे लेकर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, तो उसको माइल्ड फीवर के नाम से जानते हैं। और 101 से लेकर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, तो इसको लोग मॉडरेट फीवर कहते हैं। और 103 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, तो उसको सीवियर फीवर कहते हैं, सीवियर फीवर बोलते हैं। मोर देन 105 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, उसको हाइपरथर्मिया कहते हैं, हाइपरथर्मिया। खैर, ये तो आपको वैल्यू हो गई, जिस वैल्यू में हम लोग उसको अलग अलग कैटेगरी से बुलाते हैं, है ना। माइल्ड फीवर है, मॉडरेट फीवर है, सीवियर फीवर है, या फिर बहुत ही ज़्यादा हाइपरथर्मिया पे से चला गया है। अब हम लोग चलते हैं, ये फीवर क्या है? तो बॉडी टेम्परेचर मोर देन 99.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी फिर से याद रखिएगा, द बॉडी टेम्परेचर मोर देन 37.2 डिग्री फ़ारेनहाइट और 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज and with बॉडी इफेक्ट डेवलप, बॉडी में कोई ना कोई इफेक्ट डेवलप होता है, इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? नोन एज फीवर। ऐसे तो हम लोग पढ़ेंगे, अलग अलग फीवर पढ़ेंगे, मलेरिया फीवर, कालाजार फीवर, फाइलेरियल फीवर, अलग अलग फीवर होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक कॉमन फीवर देखे जा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए किसी का टेम्परेचर बढ़ गया, तो हम क्या देखेंगे, क्या समझेंगे उसको, क्या समझेंगे उस किसी पेशेंट को। तो अभी तो जब भी किसी को पेशेंट को फीवर आता है तो क्या देखते हैं, पहले माइंड में सोचते हैं कि क्या हो सकता है इसको, इस फीवर के साथ क्या क्या कंडीशन आ सकता है इसके साथ। तो फीवर अगर आता क्यों है, तो फीवर आने का सबसे बड़ा कारण होता है इन्फेक्शियस एजेंट, इन्फेक्शन। याद रखिएगा, कोई इन्फेक्शन से, इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से, चाहे वो बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, फंगस है, किसी से भी आपका फीवर आ सकता है। दूसरा है ट्रॉमा, चोट लगने से या पेन के केस में, दर्द में। तीसरा है केमिकल चेंज, केमिकल सब्सटेंस। उसके बाद आपका आता है फिर कुछ ऐसे भी अदर सब्सटेंस आता है, जैसे एलर्जी वाले सब्सटेंस आ गए। हालांकि उससे तो फीवर बहुत कम आता है जल्दी, लेकिन ये सब केस में आपका फीवर जो होता है बहुत कॉमनेस्ट आता है। और अब होता क्या, मुझे गौर सुनिएगा, तो अदर सब्सटेंसेस, अदर्स में तो कोई भी सब्सटेंस जो हमारे बॉडी में एक्सपोज करता है, इस सब्सटेंस के लिए फाइट करता है, फाइट टू मैक्रोफेज फाइट करता है। मैक्रोफेज फाइट करने से क्या होता है, सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस ऑफ इंटरल्यूकिन 1 से लेकर 20 तक होता है। यह इंटरल्यूकिन क्या होता है कि ब्लड में आने के बाद चेंज किया जाता है, चेंज इनटू इंडोजीनस पायरोजेन। ये चला जाता है 2 जगह, बोन मैरो में अगर जाता है तो वहाँ पर WBC का सिंथेसिस करता है। और अगर ये ब्रेन में चला गया, हाइपोथैलेमस में,
हाइपोथैलेमस में, तो वहाँ पर सिंथेसिस करता है प्रोस्टाग्लैंडिन का, प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस करता है, जिसकी वजह से क्या बनता है वहाँ पर CAMP सिंथेसिस होता है वहाँ पर, साइक्लिक एडिशन फॉस्फेट। और इसी की वजह से क्या होता है, ब्लड का टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर वहाँ पर बढ़ जाता है। यही कहलाता है क्या बोलते हैं, फीवर। यानी कोई भी एजेंट, केमिकल हो, ट्रॉमा है, फीवर है, या सन एक्सपोजर हो, या कोई भी इन्फेक्शन है जो एक्सपोज करता है, तो उस कंडीशन में इंटरल्यूकिन से वहाँ पर बॉडी में क्या होता है, फीवर डेवलप करता है। अब क्या होता है कि अलग अलग एजेंट के अनुसार कुछ यहाँ पर अलग कैटेगोराइजेशन भी होता है जो फीवर होता है, लेकिन जो पैरासीटामोल का एक्शन इस पे होता है, PCM का। पैरासीटामोल क्या करता है ना कि इंटरल्यूकिन को कमजोर कर देता है ना। खैर आगे में बात चलते हैं। तो इन्फेक्शियस सब्सटेंस को क्या पहले पता लगाएंगे कि किस वजह से फीवर हुआ है उसको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका, हम कैसे इसको फीवर मेजरमेंट करेंगे। तो फीवर मेजरमेंट करने का जो तरीका होता है उसको हम पहले क्या करते हैं, एक मरकरी थर्मामीटर यूज करते हैं। मरकरी थर्मामीटर, मरकरी इसलिए कि हर टेम्परेचर पे वो लिक्विड ही होता है, तो उसको क्या करते हैं लोग, प्लेस करते हैं। सबसे पहला है रेक्टम। तो रेक्टम से लोग टेम्परेचर ले सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ चिल्ड्रन में ले सकते हैं। रेक्टल टेम्परेचर, रेक्टल टेम्परेचर जो होता है वो रियल टेम्परेचर होता है, रियल टेम्परेचर सिर्फ ओनली यूजिंग चिल्ड्रन। नंबर 2 माउथ। माउथ में क्या होता है कि 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट लेस देन रियल टेम्परेचर, रियल टेम्परेचर यानी कि माउथ में रियल टेम्परेचर से 0.5 डिग्री कम होता है। और यह इसका अवॉइड कब करते हैं, जैसे कि बच्चा चिल्ड्रन में अवॉइड करते हैं, सीजर के केस में, एपिलेप्सी केस में, साइकोलॉजिकल पेशेंट में, माउथ में कोई इन्फेक्शन हो, इन्फ्लामेशन है, क्योंकि इन्फ्लामेशन होता है टेम्परेचर ऐसी बढ़ा हुआ मिलेगा। स्टोमेटाइटिस सब में अवॉइड करते हैं हम लोग, लेते नहीं माउथ टेम्परेचर, है ना। या कॉफ़ी टी ये सब ले करके पेशेंट आया हो तभी हम लोग नहीं ले सकते, माउथ ब्रीदर हो तब भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये सब में क्या हो सकता है कि टेम्परेचर आपका अल्टर हो सकता है। इसलिए माउथ में बहुत सोच समझ के हम लोग टेम्परेचर ले सकते हैं कि कोई इन्फेक्शन नहीं हो, कुछ भी हो तब ले सकते हैं, नहीं तो माउथ में जल्दी हम लोग लेने में अल्टर आ जाता है कभी कभी। दूसरा है कि एक्जिला में, है ना, एक्जिला सबसे सेफ होता है। इसमें क्या होता है कि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट लेस देन रियल टेम्परेचर, रियल टेम्परेचर यानी उससे 1 डिग्री कम होता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर एक्जिला में लेकर के 1 डिग्री फ़ारेनहाइट जोड़ देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, फीवर पता चल जाएगा उसमें। इस तरह से क्या होता है ना, फीवर को हम लोग अनुमान पता लगा लेते हैं। और ये फीवर कैसे, ये क्या बोलते हैं, टेम्परेचर से हम लोग, टेम्परेचर थर्मामीटर से हम लोग पता लगाते हैं इसका। नेक्स्ट अब आते हैं कॉज, हमें समझ में आ गया, मैकेनिज्म समझ में आ गया, कैसे होता है वो भी समझ में आ गया। अब हम लोग टेम्परेचर कैसे लेते हैं बता दिए। अब आता है टाइप ऑफ फीवर। फीवर जो होता है जनरली 3 वेराइटीज का फीवर मिलेगा। एक मिलता है जैसे इधर हो गया आपका डे, इधर हो गया टेम्परेचर, जैसे ये हो गया बेस लाइन 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, इधर हो गया 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105। एक फीवर ऐसा होता है कि बेस लाइन से चल कर के ऊपर जाता है और फिर बेस लाइन पे आ जाता है, फिर जो है टेम्परेचर खूब बढ़ेगा, फिर आ जाएगा बेस लाइन पे। इस तरह के फीवर को बोलते हैं इंटरमिटेंट फीवर, याद रखिएगा इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट। ये कब होता है, मलेरिया के केस में ऐसा होता है। एक फीवर ऐसा होता है कि बेस लाइन को टच नहीं करेगा लेकिन 3-4 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है ज़्यादा, इसको बोलते हैं रेमिटेंट फीवर, रेमिटेंट फीवर। ऐसा होता है जब जैसे लोबर निमोनिया हो गया, लंग्स अब्सेस हो गया, ये सब केस में ऐसा ही होता है। और एक है आपका कंटिन्यू फीवर, 1-2 डिग्री टेम्परेचर ही वेरी करता है, इसको बोलते हैं कंटिन्यू टेम्परेचर, कंटिन्यू फीवर। तो याद रखिए ये भी बेस लाइन को टच नहीं करता है, बेस लाइन को टच करता है सिर्फ एक ही फीवर, कौन, इंटरमिटेंट फीवर। 24 घंटा में एक बार, मतलब क्या होता है कि 24 घंटा में एक बार ये बेस लाइन को टच करता है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट फीवर। ये 24 घंटा में ये दोनों कभी भी टच नहीं करता है, ये तो हर समय आपको कभी 104, 105 रहेगा, फिर आ करके 100 पे आ जाएगा। और ये वाला 100, 101, 100, 101, 100 इतने बढ़ता है, ये ज़्यादा नहीं चेंज करता है। ये कब मिलता है, जनरली बीकोलाइन इन्फेक्शन वगैरह जनरली वो मिलता है जनरली। और ये आपको कंटिन्यू फीवर आपको इसमें हाइपरथर्मिया में या फिर सनस्ट्रोक ये सब केस में आपको ये इस तरह का डिजॉर्डर मिल सकता है आपको। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, जब ये समझ गए, ये टाइप को समझना होता है, हम लोग अलग अलग फीवर पढ़ेंगे तो उसमें उसको देखेंगे फिर, है ना।
अब हम लोग आते हैं इसके सिम्टम। फीवर में सिम्टम क्या आता है? तो जैसे आपको मालूम होगा कि फीवर जब होगा तो उसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाने से डाइजेस्टिव एंजाइम कमजोर हो जाता है, जिसके कारण क्या डेवलप करेगा? एनोरेक्सिया डेवलप करेगा, है ना। पहला होगा इफेक्ट में क्या होगा? इफेक्ट ऑफ फीवर। इफेक्ट ऑफ फीवर सबसे पहले क्या होता है आपको कि टेम्परेचर बढ़ने से जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम वो क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा? एनोरेक्सिया डेवलप करेगा, यानी कि भूख लगने से क्या होता है? फीवर होने से क्या होता है? दूसरा क्या होता है कि इसकी वजह से मसल्स प्रोटीन ब्रेक होता है। मसल्स प्रोटीन ब्रेक होता है इसमें। इससे क्या होगा? पहला वेट लॉस होगी, है ना, बॉडी वेट लॉस करेगा इससे। दूसरा क्या होगा? अमोनिया का सिंथेसिस होगा। अमोनिया का सिंथेसिस क्या हो जाएगी? सिंथेसिस बढ़ जाएगा। इस अमोनिया की वजह से क्या हो सकता है? सबसे पहले तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होगी, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। और फिर अमोनिया से क्या होगा? टेस्ट वीक हो जाएगी, टेस्ट क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या हो सकता है? अमोनिया से अडरफुल स्वेट, स्वेट जो होता है उसका अडरफुल हो जाएगी, स्वेट अडरफुल, है ना। तो इस तरह से क्या हो सकता है? तो इस तरह से जो आपका बॉडी टेम्परेचर है तो इससे क्या होगा कि मसल्स प्रोटीन आपका क्या होगा? यहाँ पे लॉस, मसल्स प्रोटीन यहाँ पे ब्रेक होगी और इसकी वजह से आपका क्या होगा? वेट लॉस भी हो सकता है। इसके बाद फिर क्या होगा आगे? मसल्स प्रोटीन के बाद तो फिर टेम्परेचर बढ़ने से फिर इसके बाद क्या हो सकता है? टंग कोटेड, है ना। बुखार में देखेंगे हम लोग तो भूख नहीं लगेगा, वेट लॉस होगा, उसके बाद उसका जो टेस्ट होगा वो टेस्ट उसका कमजोर हो जाएगी। उसके बाद क्या हो जाएगा? फिर उसके बाद क्या होगा ना? टॉक्सिक लुक, है ना, टॉक्सिक लुक हो जाएगी, चेहरा उसका रहेगा टुलुकी जैसा। इस तरह से क्या होता है कि इफेक्ट मिलता है, किसी भी फीवर मिलेगा। हाँ, बाकी जो स्पेसिफिक फीवर मिलेगा, मलेरिया है तो अलग फीवर, अलग कंडीशन, टाइफाइड का अलग कंडीशन, फाइलेरिया होगा तो अलग कंडीशन, लेकिन इतना तो कॉमनेस्ट सब में मिलता है लगभग, है ना। इस तरह से अब हम लोग आते हैं इसका कॉम्प्लिकेशन अगर लेके चलेंगे किसी फीवर में, तो किसी फीवर में कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकता है? जैसे कि वेट लॉस तो करेगा ही करेगा, है ना। जीआईटी अल्सर हो सकता है इसमें। उसके बाद हार्पिस का इन्फेक्शन हो सकता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है, ये सब लिखते जाइएगा। स्प्लीनोमेगाली, हेपेटोमेगाली, है ना। तो कई कॉम्प्लिकेशन आपको फीवर में मिलता है, जिसमें कि आर सिस्टम भी इन्वॉल्व हो जाता है इसमें, ब्लड का अमाउंट घट जाता है इसमें, एनीमिया होने का चांसेस हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू जैसा जैसा फीवर होगा उसके अनुसार अलग अलग सिम्टम भी आता है। अब बात आती है इन्वेस्टिगेशन पे। इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे? तो देखिए, किसी फीवर में हो तो पहले तो पता है नहीं फीवर क्या है, तो कुछ ऐसे टेस्ट होता है जिसको कि हम लोग कराते हैं, जैसे एमपी, विडाल, ठीक है, टीएलसी, डीएलसी, ईएसआर, सीआरपी, है ना। ये सब टेस्ट जो है ना पहले कॉमन लेकर लिखते हैं हम लोग। यूरिन कल्चरल सेंसिटिविटी, एडीए टेस्ट। इतना टेस्ट जो है ना, जैसे लोग जरूर कहते हैं, एमपी टेस्ट मलेरिया पैरासाइट का टेस्ट है, विडाल टेस्ट टाइफाइड फीवर का टेस्ट है, टीएलसी एक्यूट इन्फेक्शन को बताएगी, डीएलसी डिफ्रेंशिएट करेगा उसमें कौन कौन सा है, यूरिन कल्चर अगर ब्यूकोलाई का इन्फेक्शन होगा उसको बता देगी, ईएसआर सिविरिटी को बता देगी, है ना, और एडीए ट्यूबरकुलोसिस को बताएगी, रोस्टर का इन्फेक्शन होगा तब उसको बता देगा। तो इस तरह से क्या है ना कि हम कुछ इन्वेस्टिगेशन करा लेते हैं। इसके बाद में फिर हम लोग स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन कराते हैं कि अकॉर्डिंग टू अगर मान ली ठीक नहीं होता है तो उसके अनुसार फिर लोग ब्लड पिक्चर को देखते हुए, डीएलसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है फीवर को एक क्लासिफिकेशन जानने के लिए। इसके बाद हम लोग मैनेजमेंट पे जब आते हैं फीवर के मैनेजमेंट पे, तो किसी फीवर के मैनेजमेंट के लिए क्या करते हैं हम लोग? कोल्ड वाटर है उसका हम लोग पट्टी देते हैं, जिसके कारण बॉडी टेम्परेचर फिर वहाँ पर डाउन होता है। पहला काम तो ये जरूर करते हैं उसको, अगर उससे भी डाउन नहीं होता है तो फिर हम लोग उसके पाम एंड सोल पे हम लोग कोल्ड वाटर अप्लाई करते हैं, इससे भी डाउन हो जाता है टेम्परेचर। इसके बाद आगे फिर क्या करते हैं हम लोग? एंटीपायरेटिक ड्रग्स दे सकते हैं, जैसे एलोपैथ में पैरासीटामोल या क्रोसिन, उस नाम से आता है क्रोसिन। पैरासीटामोल जितना एज ग्रुप हो उसके अनुसार से पावर्स दे देते हैं कि 125 मिलीग्राम देना है, 250 है, 500 मिलीग्राम है, 625 है, कितना दे सकते हैं वो डिपेंड करता है उस पर। और होम्योपैथी में भी हम लोग बहुत अच्छा बेलाडोना 6C में हम लोग देते हैं, तो इससे भी बॉडी टेम्परेचर
बहुत आराम से डिक्रीज कर जाता है। इस तरह से फीवर हम लोग देख लिए। फीवर का अभी जो बताया आपको जनरल होता है, ये कोई पार्टिकुलर नहीं था, किसी फीवर में इतना कंप्लेन इस तरह का कंडीशन आपको देखने को मिलता है। बाकी बातें हम लोग चलेंगे पार्टिकुलर फीवर में नेक्स्ट वीडियो में।